15 अगस्त 1947। इस दिन को हम बाल्यकाल से भारत स्वतंत्रता दिवस के रूप में जानते हैं, परंतु बढ़ती अवस्था के साथ जब हम इतिहास के अनेकों अध्याय का दर्शन करते हैं तब हमें 15 अगस्त 1947 भारत का खंडन दिवस भी नजर आता है। उस दिन स्वतंत्र भारत का जन्म अवश्य हुआ, परंतु इसकी एक बड़ी सी कीमत भारतवासियों को चुकानी पड़ी। भारत जमीन के दो टुकड़े हुए और वजह बना धर्म एवं मजहब का संघर्ष। सन 1947 से पहले भारत अंग्रेजी सरकार अर्थात ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासनकाल में अपने स्वतंत्रता के संघर्ष में उलझा हुआ था। 1947 में भारत को स्वतंत्रता तो मिली, परंतु समस्या यही थी कि सरकार कब और कैसी होगी। इसके लिए हमें 1946 में चलना होगा। उन दिनों भारत में रह रहे मुसलमानों की बड़ी आबादी अपना अलग देश की मांग रख रहा था। अगर हम उस वक्त अविभाजित भारत के जनसंख्या की बात करें तो 1941 सेंसस के अनुसार भारत की जनसंख्या 39 करोड़ की थी। इसमें से 73% यानी करीब 28.47 करोड़ आबादी हिंदुओं की, 23% यानी 8.97 करोड़ आबादी मुसलमान की, 2.3% क्रिश्चियन की, 1.9% सिख और 0.74% बुद्ध की। मुसलमानों के एक बड़े वर्ग के अनुसार वह हिंदुओं के साथ एक देश में नहीं रह सकते। उन असंतुष्ट मुसलमानों के नेता बनकर उभरे मुस्लिम लीग के अध्यक्ष मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग रखी। इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच द्विपक्षीय वार्तालाप कई दफा हुआ और इन द्विपक्षीय वार्तालाप का नेतृत्व कर रहे थे गवर्नर जनरल लुइस फ्रांसिस अल्बर्ट विक्टर निकोलस माउंटबेटन। रही बात कांग्रेस पक्ष के नेतृत्व की जिम्मेदारी महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ली और मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना और लियाकत अली खान था। कई सारी बैठक हुई लेकिन कोई भी अपने नतीजे पर ना पहुंचा। अपनी बातों को मनवाने के लिए जिन्ना की मुस्लिम लीग पार्टी ने हिंसा का रास्ता अपनाया। 16 अगस्त 1946 बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे करवाकर मुस्लिम लीग के लोगों ने बंगाल में रह रहे हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। उसके बाद 10 अक्टूबर 1946 नोआखली में हिंदुओं का कत्लेआम करवाया। इस हिंसा को रोकने का खास प्रयास गांधी जी और नेहरू ने न किया। एक कायर और बुज़दिल नेता बने गांधी जी ने भारत देश का बंटवारा करवा दिया। गांधी और नेहरू की असफलता ने जिन्ना को जिता दिया। भारत का विभाजन हुआ। भारत के पश्चिम क्षेत्र में पश्चिम पाकिस्तान बना और पूर्व से अलग होकर बना पूर्व पाकिस्तान यानी आज का बांग्लादेश। लाखों मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने का फैसला किया तो दूसरी तरफ बन चुके पाकिस्तान से लाखों हिंदू सिखों ने भारत आने का फैसला किया। इस बीच हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ। लोग अपने पुश्तैनी जमीन गांव को छोड़कर जाने लगे। न जाने कितने लोगों ने अपने गांव को लूटते हुए देखा, अपनी आंखों के सामने अपनों को मरते हुए देखा। न जाने कितनी महिलाओं के साथ दुष्कर्म हुए। सत्ता और मजहब की अफीम में चूर जिन्ना को लाखों हिंदुओं के जीवन से खेलने की पूरी छूट मिल गई। इस कत्लेआम से जिंदा बचकर लौटे हिंदुओं के पास कुछ न बचा, न घर, न जमीन और यहां तक न उनके अपने बचे। इस पूरे घटना को गांधी जी देख रहे थे, लेकिन अफसोस उनमें इतना भी साहस न था कि वह बर्बाद हो चुके हिंदुओं को सहारा दे। भारत के विभाजन ने पाकिस्तान तो बना दिया, जिन्ना और उनके साथियों को जीत का स्वाद भी चखाया, लेकिन उन लाखों जख्मी हिंदुओं की बद्दुआओं ने उनका अंत भयानक किया। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन 4 लोगों की जिन्होंने पाकिस्तान की नींव रखी, पाकिस्तान बनाया, लेकिन उनका अंत बहुत ही बुरा हुआ। वह 4 लोग हैं मोहम्मद अली जिन्ना, चौधरी रहमत अली, लियाकत अली खान और जोगेंद्र नाथ मंडल। दुनिया में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें इतिहास को बदल देने की कुव्वत होती है। मोहम्मद अली जिन्ना उन लोगों में से एक थे। जिन्ना उन कम लोगों में से आते हैं जिन्होंने दुनिया का नक्शा बदला हो।
वैसे आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि मोहम्मद अली जिन्ना का परिवार पहले हिंदू था। दादा प्रेमजी ठक्कर अपने परिवार के साथ गुजरात में आज के राजकोट में स्थित उपलेटा तहसील के पनेली गांव में रहते थे। वे हिंदू के लोहाना बिरादरी से थे और मछली का व्यापार करते थे। गांव वालों ने मछली व्यापार के कारण उनका बहिष्कार किया। प्रेमजी ठक्कर ने इस्लाम मजहब अपना लिया। उनके 3 बेटे थे, वालजी भाई, नथु भाई और जिन्ना भाई पूंजा। जिन्ना भाई पूंजा की पत्नी मिट्ठी भाई जिन्ना से उन्हें 8 बच्चे हुए। मोहम्मद अली जिन्ना उनका सबसे बड़ा बेटा था। मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म 25 दिसंबर 1876 कराची में हुआ था। 1896 में लंदन के लिंकन इन में बैरिस्टर की पढ़ाई पूरी की। वहां से वह मुंबई आए और वकालत की शुरुआत की। दिसंबर 1904 जिन्ना ने पॉलिटिक्स में प्रवेश किया। वह कांग्रेस के महत्वपूर्ण सदस्य बने और गोपाल कृष्ण गोखले जी के साथ भारत के स्वशासन पर काम किया। स्वशासन के लिए हिंदू मुस्लिम एकता पर भी काम किया। दिसंबर 1912 जिन्ना की मुलाकात मुस्लिम लीग के नेताओं से हुई। अप्रैल 1913 जिन्ना गोखले जी के साथ कांग्रेस की ओर से अधिकारियों से मिलने ब्रिटेन गए। गोपाल कृष्ण गोखले के अनुसार जिन्ना में तमाम प्रकार के सच्चे गुण हैं और सभी सांप्रदायिक पूर्वाग्रहों से मुक्ति उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का सर्वश्रेष्ठ राजदूत बनाएगी। जिन्ना ने 1914 में कांग्रेस के एक और प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व लंदन में किया, लेकिन अगस्त 1914 में प्रथम विश्व युद्ध होने के कारण अधिकारियों को भारतीय सुधारों में कोई खास दिलचस्पी न रही। उसी समय के आसपास गांधी जी और जिन्ना की मुलाकात लंदन में हुई। जनवरी 1915 जिन्ना भारत वापस आए। समय बदल चुका था। 1915 के समय कांग्रेस कमजोर पड़ चुका था। जिन्ना ने मुस्लिम लीग ज्वाइन कर लिया। जिन्ना ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ लाने का काम किया। 1916 दोनों संगठनों ने लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किया, जिसमें विभिन्न प्रांतों के मुस्लिम हिंदू प्रतिनिधि के लिए कोटा निर्धारित किया गया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जिन्ना और अन्य कांग्रेस नेताओं ने साथ मिलकर ब्रिटिश आर्मी का साथ दिया, इस उम्मीद में कि भारतीय को स्वतंत्रता का पुरस्कार मिलेगा। जिन्ना ने ऑल इंडिया होम रूल लीग की स्थापना में मुख्य भूमिका अदा की। इसमें उनका साथ दिया एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने। ऑल इंडिया होम रूल लीग ने कनाडा, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की तरह स्वतंत्र राज्य की मांग की। कांग्रेस और ब्रिटिश अथॉरिटीज के बीच बातचीत का सिलसिला बिगड़ा 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड से। इस हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह का युद्ध छेड़ दिया। इससे हिंदुओं का अपार समर्थन उन्हें मिला। इसी के साथ मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने के लिए खिलाफत आंदोलन में गांधी जी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एक वाक्य में अगर खिलाफत आंदोलन के बारे में समझे तो खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार पर ऑटोमन सुल्तान खलीफा पद की रक्षा करने और तुर्की के प्रति मित्र राष्ट्रों की साम्राज्यवादी नीतियों का विरोध के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। लॉजिकली देखा जाए तो इसका भारतीय मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं था। फिर भी इसका इस्तेमाल कर गांधी जी मुसलमानों के रहनुमा बनना चाहते थे और इसमें उन्हें भारी सफलता भी मिली। जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन का खुलकर विरोध किया और गांधी जी को समझाने का प्रयत्न करके बताया कि इसका नकारात्मक असर मुसलमानों पर पड़ सकता है, लेकिन किसी ने जिन्ना की नहीं सुनी, उल्टा से उन्हें पार्टी से दरकिनार कर दिया। हताश होकर जिन्ना ने राजनीति को त्याग दिया। वर्ष 1933 जिन्ना ने राजनीति में वापसी की और उनकी मुलाकात हुई लियाकत अली खान से। सन 1937 में भारतीय प्रांतीय चुनाव हुए और इसमें जिन्ना को असफलता मिली। वह मुस्लिम एकता लाने में कामयाब न हुए। इस हार से सीख जिन्ना ने अगले 2 सालों में मुसलमानों को एक करने का काम किया और उनके मुद्दों को सामने लाना शुरू किया। पंजाब और बंगाल प्रांत में लियाकत अली खान के साथ मिलकर मुस्लिम लीग को मजबूत किया। अब राजनीतिक का पासा जिन्ना की तरफ पलटा। जो कांग्रेस हिंदुओं छोड़ मुसलमानों की तरफ पक्ष रखता, उसी कांग्रेस का साथ छोड़ मुसलमानों की बड़ी संख्या मुस्लिम लीग की तरफ रुख करने लगी। 1 सितंबर 1939 द्वितीय विश्व युद्ध का शंख फूटा। ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा ध्यान जर्मनी के विरुद्ध युद्ध लड़ने में लग गया। इसी से उनकी पकड़ भारत में कमजोर होने लगी। इसका फायदा कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने उठाया। दोनों ने स्वतंत्र राष्ट्र की मांग की।
मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र की मांग की। शुरुआत में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मांग को हल्के में लिया, परंतु जिन्ना के बढ़ते प्रभाव को देखकर वे समझ गए कि मुस्लिम लीग को हल्के में लेना समझदारी नहीं। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग ने लाहौर में 3 दिन का सेशन रखा, जिसमें जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग रखी। 1945 तक इस मांग ने पाकिस्तान राष्ट्र को विश्व समक्ष प्रस्तुत किया। 1945 द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। युद्ध के बाद ब्रिटिश अथॉरिटीज का भारत में रहना मुश्किल हो रहा था। मुस्लिम लीग अपने मांग पर मजबूती से खड़ा था। अहमदाबाद की सभा में जिन्ना ने कहा कि पाकिस्तान हमारे लिए जीवन और मृत्यु का प्रश्न है। दिसंबर 1945 भारत की संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए आरक्षित हर सीट पर जीत हासिल कर ली। जनवरी 1946 प्रांतीय चुनावों में मुस्लिम लीग ने 75% मुस्लिम वोट हासिल किए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच अंतरिम सरकार की बातचीत हुई, परंतु दोनों दलों अपनी मांग पर खड़ा रहा। पूरे भारत में अपनी मांग का दबाव बढ़ाने के लिए मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 कोलकाता में डायरेक्ट एक्शन डे जैसे हिंसक घटना को अंजाम दिया। इसी दंगे में मुस्लिम लीग के लोगों ने सभी मुसलमानों को इकट्ठा किया और हजारों हिंदुओं का कत्लेआम किया। सिर्फ इतना ही नहीं, जहां मुसलमानों की आबादी बहुसंख्या में थी, वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को मारा गया, उनके घर दुकानों को लूटा गया, उनकी स्त्रियों को उठाकर दुष्कर्म किया, धर्मांतरण किया। इन सभी में से नोआखली दंगा इतिहास का सबसे भयानक दंगा था। शर्म की बात यह है कि गांधी जी और नेहरू के कायरता ने हिंदुओं को पलायन करने में मजबूर किया। यह सब होते हुए भी गांधी जी ने हिंदुओं को नोआखली छोड़ देने की हिदायत दी और मुसलमानों के हिंसा को दबाया। सच में जिन्ना को जिताने में गांधी जी का सबसे बड़ा योगदान था। 20 फरवरी 1947 लॉर्ड माउंटबेटन भारत के वाइसरॉय और गवर्नर जनरल बने। कांग्रेस को आखिर में पार्टीशन पर मंजूरी देनी पड़ी। जिन्ना के मुताबिक पंजाब और बंगाल पाकिस्तान का भाग बनेगा। 2 जून 1947 माउंटबेटन ने भारतीय नेताओं को अंतिम योजना दी। 15 अगस्त को ब्रिटिश 2 डोमिनियन को सत्ता सौंप देंगे। प्रांत इस बात पर मतदान करेंगे कि मौजूदा संविधान सभा पर बने रहे या नई सभा यानी पाकिस्तान में शामिल रहो। 3 जून 1947 माउंटबेटन, नेहरू, जिन्ना और सिख नेता बलदेव सिंह ने ऑल इंडिया रेडियो पर इस बात की घोषणा की। जनमत संग्रह में 2 देशों का भविष्य तय होना था। इसके बाद के हफ्तों में पंजाब और बंगाल ने वोट डाले, जिसके परिणाम स्वरूप विभाजन हुआ। सीलहट और उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत ने पाकिस्तान के साथ अपनी किस्मत मिलाने के लिए मतदान किया। इस फैसले में सिंध और बलूचिस्तान की विधानसभाओं ने भी अपना समर्थन दिया। 4 जुलाई 1947 लियाकत अली खान ने जिन्ना की ओर से माउंटबेटन से ब्रिटिश किंग अल्बर्ट फेडरिक आर्थर जॉर्ज से सिफारिश करने के लिए कहा कि जिन्ना को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया जाए। 15 अगस्त 1947 भारत देश स्वतंत्र तो हुआ, लेकिन उनके सामने एक दुश्मन देश ने भी जन्म लिया, जो है पाकिस्तान। देश बनते ही अराजकता फैल गई। पाकिस्तान से आ रहे भारतीय शरणार्थियों की रेलगाड़ी पर मुसलमानों ने हमला किया। पूरे ट्रेन को हिंदुओं की लाशों से भर दिया। मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड के लोगों ने ट्रेन में कत्लेआम मचाया। जवान महिलाओं को ढूंढकर अपने साथ ले गए और उनका धर्मांतरण करवाया गया, फिर दुष्कर्म किया। कई सारे हिंसक घटनाएं हुए हिंदू और सिखों के खिलाफ। कामोक ट्रेन हत्याकांड, रावलपिंडी हत्याकांड, गुजरात ट्रेन हत्याकांड, राजौरी हत्याकांड और न जाने कितने हिंसक घटनाओं का शिकार बने मासूम हिंदू और सिख के लोग। पाकिस्तान बनने का ख्वाब जिन्ना ने देखा, उसे साकार भी किया, परंतु उस सुख को जिन्ना ज्यादा दिन तक नहीं देख पाया। पाकिस्तान बनने के 1 साल बाद ही जिन्ना की मौत हुई, लेकिन मौत एक दिन में नहीं आई। करीब 2 महीने तक जिन्ना रोज थोड़ा थोड़ा कर मरता रहा और मौत की वजह टीबी थी। जिन्ना को 1930 के दशक में ही टीबी की बीमारी का पता चल गया। इस बात को गुप्त रखा गया ताकि बीमारी का फायदा गांधी जी, नेहरू या अन्य कांग्रेसी ना उठा सके। अगर उनके बीमारी के बारे में किसी को पता भी चल गया तो मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का अभियान कमजोर पड़ जाएगा। इसलिए अपनी बीमारी की खबर अपनी बहन फातिमा जिन्ना को भी नहीं बताई। जिन्ना को धूम्रपान की सालों से लत लगी हुई थी।
दिन में वह 50 क्यूबन सिगार का इस्तेमाल करता था। इस वजह से उन्हें लंग कैंसर हो चुका था। अपनी व्यस्त जीवन शैली उन्हें क्वेटा में आराम करने का मौका नहीं मिल रहा था। इसलिए जिन्ना ने 6 जुलाई 1948 बलूचिस्तान के जियारात में रहने का फैसला किया। जियारात में जिन्ना की देखभाल के लिए सरकार ने कई अच्छे डॉक्टर्स का बंदोबस्त किया। वहां कुछ हफ्तों तक जिन्ना ने आराम किया। 13 अगस्त 1948 जिन्ना वापस क्वेटा आ गए। आने की वजह थी पाकिस्तान का पहला स्वतंत्रता दिवस उत्सव। डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद जिन्ना क्वेटा पहुंच गए। वहां कुछ दिन गवर्नर जनरल रेसिडेंसी पर रहे, फिर जियारत वापस आए। उन दिनों जिन्ना की तबीयत इतनी खराब हो चुकी थी कि उनका वजन 36 किलोग्राम हो चुका था। तबीयत में सुधार न आने के कारण जिन्ना को जियारत से कराची की तरफ कूच करने का आदेश डॉक्टर्स ने दिया। 9 सितंबर 1948 जिन्ना को निमोनिया हो गया। अच्छे ट्रीटमेंट और ऑब्जर्वेशन के लिए जिन्ना को कराची ले जाने का फैसला डॉक्टर्स ने लिया। 11 सितंबर 1948 उन्हें कराची ले जाया गया। क्वेटा से कराची का रास्ता 2 घंटों में पूरा हुआ। इन 2 घंटों के बीच जिन्ना को कई दफा ऑक्सीजन दिया गया। यह काम कभी उनके डॉक्टर इलाई बख्श और फातिमा जिन्ना ने किया। शाम के 4:15 विमान ने कराची एयरपोर्ट पर लैंड किया। जिन्ना के आने की खबर जिला प्रशासन को न थी। ताज्जुब की बात यह है कि उन्हें लेने के लिए सरकार से कोई बड़ा अधिकारी न पहुंचा। एयरपोर्ट से सीधा कायदे आजम रेसिडेंसी ले जाना था। उन्हें एम्बुलेंस में रखा और उनके साथ उनकी बहन फातिमा जिन्ना और नर्स बैठी थी। एम्बुलेंस के पीछे स्टाफ की कुछ गाड़ियां भी थी। एम्बुलेंस के पीछे वाली गाड़ी में लेफ्टिनेंट कर्नल मजार अहमद, जिन्ना के सेक्रेटरी फारूक और डॉक्टर इलाई बख्श मौजूद थे। एम्बुलेंस 20 मिनट ही चली कि पेट्रोल खत्म हो गया। पेट्रोल की व्यवस्था में करीब 2 घंटे लग गए। तब तक जिन्ना का पल्स रेट कम होता जा रहा था। इस घटना का विस्तृत वर्णन फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब माय ब्रदर जिन्ना में लिखा। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस मात्र 4 मील का रास्ता तय किया कि अचानक एम्बुलेंस झटका खाकर रुक गए। उन दिनों कराची में गर्मी अपने चरम पर था। जिन्ना के शरीर में इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि उन्हें उठाकर एम्बुलेंस से दूसरी गाड़ी में ले जाया जा सके। ऐसी स्थिति में गाड़ी ठीक होने का इंतजार करना ही एकमात्र विकल्प बचा। इंतजार के वो पल जिन्ना के लिए मुश्किल साबित हो रहे थे। शरीर में इतनी भी हिम्मत न बची कि चेहरे पर मंडरा रहे मक्खी को हटा सके। जिन्ना के चेहरे पर सैकड़ों मक्खी मंडरा रही थी। फातिमा जिन्ना और नर्स बारी बारी से जिन्ना के चेहरे पर पंखा कर रहे थे। जहां जिन्ना का एम्बुलेंस रुका हुआ था वहां पास ही रेफ्यूजी कैंप लगा हुआ था। वहां कैंप में रह रहे लोगों को कहां पता था कि उन्हें उनका इस्लामिक राष्ट्र देने वाला जिन्ना एक बिगड़ी हुई एम्बुलेंस के घुटन भर माहौल में तड़प तड़प कर मर रहा है। जैसे तैसे 2 घंटे बीत गए और बड़ी मुश्किल से जिन्ना को कायदे आजम भवन में पहुंचाया गया। शाम करीब 6:10 जिन्ना गवर्नर जनरल भवन पहुंचे। जिन्ना 2 घंटे तक गहरी नींद में थे। शरीर पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। 11 सितंबर 1948 रात 10 बजे मोहम्मद अली जिन्ना के प्राण पखेरु उड़ गए। 12 सितंबर 1948 जिन्ना के पार्थिव शरीर को कराची में ही दफनाया गया। आज उनके अवशेष कराची में स्थित मजार-ए-कायद नाम भव्य संगमरमर के मकबरे में रखे हैं। जिन्ना की मौत न सिर्फ उसके पीड़ा से भरे जीवन संघर्ष का अंत था, परंतु पाकिस्तान के बिगड़ते हालात की शुरुआत थी। जुलाई 1948 यह वो दिन था जब पाकिस्तान के कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना बलूचिस्तान की जियारत में लंग्स कैंसर की पीड़ा से जूझ रहे थे। उनके कायदे आजम रेसिडेंसी में उनसे मिलने बड़े बड़े अधिकारी आते थे, चाहे काम का सिलसिला हो या फिर उनकी तबीयत का हालचाल पूछना। मोहम्मद अली जिन्ना जहां रहते थे उनके साथ उनकी बहन फातिमा जिन्ना भी रहती और उनका ख्याल रखती। एक शाम का समय था जब जिन्ना काफी थके हुए थे और बार बार उन्हें खांसी आ रही थी। जिन्ना दर्द से परेशान नजर आ रहे थे। एक शख्स जिन्ना से मिलने आए। फातिमा जिन्ना ने उस शख्स को जिन्ना से मिलने के लिए मना किया और अनुरोध किया कि वह कल सुबह आए। वह शख्स लगातार जिन्ना से मिलने की जिद कर रहा था। जिन्ना ने उस शख्स को अंदर आने की अनुमति दी। फातिमा कमरे से बाहर चली गई। उस शख्स और जिन्ना के बीच 1 घंटे से अधिक देर तक बातचीत हुई। शाम रात में बदल गई और रात्रि भोजन का समय हो गया।
फातिमा ने जिन्ना को भोज पर सम्मिलित होने को कहा। जिन्ना को खाने का जरा सा भी मन न था और उन्होंने फातिमा को अधिकारियों के साथ भोज पर सम्मिलित होने को कहा। फातिमा जिन्ना उन सभी अधिकारियों के साथ मेज पर बैठी। अपने बड़े भाई को लेकर वह बड़ी परेशान थी। इस परेशानी के समय में उन्हें हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। जिस शख्स के साथ जिन्ना ने लंबी बैठक की, उस शख्स के चेहरे पर कोई चिंता नहीं। वह मेज पर बैठ सभी लोगों के साथ हंसी मजाक कर रहा था। फातिमा ने जब यह बात जिन्ना से कही, तब जिन्ना ने हल्की सी मुस्कान देते हुए कहा, फातिमा, वो मुझसे मिलने नहीं आया, वो तो बस ये देखने आया कि मैं कितने दिन तक और जिंदा रहूंगा। जिस शख्स के बारे में हमने इतनी बात की, वो पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री और जिन्ना का सबसे खास आदमी लियाकत अली खान था। पाकिस्तान बनाने में जिन्ना का पूरा साथ दिया था लियाकत अली खान ने। लियाकत अली खान का जन्म 1 अक्टूबर 1895 पंजाब में स्थित करनाल के एक धनी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नवाब रुस्तम अली खान और माता का नाम महमूदा बेगम था। सन 1913 उन्होंने मोहम्मदोन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज यानी आज की अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीएससी डिग्री इन पॉलिटिकल साइंस से ग्रेजुएशन की और सन 1918 में एलएलबी डिग्री प्राप्त की। सन 1921 ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर इन लॉ की डिग्री प्राप्त की। सन 1923 में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व वाली पार्टी मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया। वर्ष 1926 मुजफ्फरनगर के ग्रामीण मुस्लिम निर्वाचन क्षेत्र में अंतरिम विधान परिषद के लिए चुने गए। सन 1940 तक वह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के निर्वासित सदस्य रहे। उसके बाद वह केंद्रीय विधानसभा के लिए चुने गए। मुस्लिम लीग में वह प्रभावशाली सदस्यों में से एक बन गए। सन 1932 उन्होंने बेगम राणा से दूसरी शादी की। बेगम राणा एक बड़ी इकोनॉमिस्ट थी जो आगे जाकर पाकिस्तान के मुहिम में बड़े नाम साबित हुई। लियाकत अली खान जिन्ना के साथ मिलकर मुसलमानों के विषय और जरूरतों को पूरा करते। लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब गांधी जी और कांग्रेस से असहमति के कारण जिन्ना ने राजनीति त्याग दिया और परिवार के साथ लंदन में सेटल हो गए। लियाकत अली खान अपनी पत्नी के साथ लंदन चले गए जिन्ना से मिलने। दोनों ने जिन्ना को मुसलमानों का वास्ता देकर भारत वापस आने को कहा। कई सालों बाद यानी दिसंबर 1934 जिन्ना ने राजनीति में वापसी की। इस बार दोनों का एक ही लक्ष्य था और वो था मुसलमानों का मुद्दा। सन 1940 लियाकत को मुस्लिम लीग का डिप्टी लीडर बनाया गया। जिन्ना का आधा काम लियाकत अली खान ही करते थे। लियाकत को मुस्लिम लीग का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया। 23 मार्च 1940 मुस्लिम लीग ने लाहौर में 3 दिनों का सेशन रखा, जिसमें जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग रखी। 1945-46 भारत में बड़े पैमानों पर चुनाव हुए और लियाकत अली खान ने संयुक्त प्रांत में मेरठ निर्वाचन क्षेत्र से केंद्रीय विधानमंडल का चुनाव जीता। मुस्लिम लीग ने भारत के मुसलमानों के लिए आरक्षित 87% सीट जीती। आपने जिन्ना के चैप्टर में समझ लिया कि कैसे मुस्लिम लीग जिन्ना के नेतृत्व में पाकिस्तान बना। 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान की स्थापना हुई। जिन्ना और लियाकत अली खान में एक बात आम थी और वो था पाकिस्तान की रचना, परंतु उसे लंबे समय तक दोनों देख न सके। पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान के संस्थापकों ने लियाकत अली खान को पाकिस्तान का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बनते ही लियाकत अली खान की मुश्किलों का दौर शुरू हुआ। पाकिस्तान में फौज का दबदबा बढ़ गया क्योंकि नए देश की सुरक्षा जरूरी थी और इस नई सरकार के पास देश चलाने का अनुभव न था। इसी कारण देश को फौज पर निर्भर रहना पड़ा। जिन्ना का लियाकत पर सरकार अच्छे से न चलाने का शंका और फौज का हस्तक्षेप लियाकत के लिए मुसीबत बनती जा रही थी। कुछ ही दिनों में सत्ता का लालच लियाकत में घर कर गया और इसी से जिन्ना के प्रति वफादारी उनकी कम होने लगी। दोनों की सोच एक साथ मेल नहीं खा रही थी। जिन्ना पाकिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों के हक की बात कर रहे थे तो लियाकत इसका विरोध कर रहे थे। 11 सितंबर 1948 मोहम्मद अली जिन्ना यानी पाकिस्तान के गवर्नर जनरल की मौत हुई। जिन्ना की मौत के बाद लियाकत अली खान ने मुस्लिम लीग की कमान अपने हाथों में ले ली। कैबिनेट में बदलाव आ गया। लियाकत अली खान को भारत के साथ युद्ध का डर सता रहा था। 1947-48 में भारत के सामने युद्ध में पाकिस्तान बुरी तरह से हार गया।
ऐसे में भारत के खिलाफ दूसरा युद्ध करने की क्षमता पाकिस्तान के पास न थी। इस परिस्थिति में लियाकत ने भारत के प्रधानमंत्री नेहरू से मुलाकात की। 2 अप्रैल 1950 दोनों ने लियाकत नेहरू एक्ट 1950 पर हस्ताक्षर किया और भारत पाकिस्तान के बीच शांति संबंध को बढ़ावा दिया। लियाकत का यह कदम फौज को गवारा न हुआ। सरकार और फौज के बढ़ते दूरी ने लियाकत को पूरी तरह से कमजोर कर दिया। फिर आया 16 अक्टूबर 1951 की घटना, जिसने नए देश बने पाकिस्तान को न सिर्फ हिलाकर रख दिया, परंतु विनाश के नए मार्ग को तैयार कर दिया। 16 अक्टूबर 1951 पंजाब के रावलपिंडी में स्थित ईस्ट इंडिया कंपनी गार्डन पर मुस्लिम लीग पार्टी का जलसा था और इसमें प्रधानमंत्री लियाकत अली खान शामिल थे। करीब 1 लाख की भीड़ वहां मौजूद थी। स्टेज तैयार था और लियाकत भी तैयार। लियाकत के मुंह से आवाज निकली, ए मेरे हम बिरादरों। अभी आगे वह बोलने जाए कि अचानक से 2 गोलियों की आवाज आई। पूरे भीड़ में सन्नाटा पसर गया। लियाकत सीने पर हाथ रख पीठ के बल गिर पड़े और वहीं दम तोड़ दिया। गोली मारने वाले शख्स का नाम सैयद अकबर था। जहां से गोली चली वहां पुलिस अधिकारी और पुलिस फोर्स के लोग बैठे थे। सैयद अकबर तो पुलिस फोर्स में था ही नहीं, तो वहां पहुंचा कैसे? यह सवाल आज भी रहस्यमय है। लियाकत को मारने वाले सैयद अकबर के बारे में बताया जाए तो वह एक अफगानी था। अफगान फौज में वह काम करता था। अफगानिस्तान से भागकर वह भारत में आया। अंग्रेजी हुकूमत ने उसे शरण दी। भारत के खैबर पख्तूनख्वा में वह रहता था। अंग्रेजी हुकूमत हर महीने उसे वेतन देता था। 15 अगस्त 1947 के बाद खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का हिस्सा बन गया। पाकिस्तान की सरकार उस समय सैयद अकबर को हर महीने 450 रुपए देता था। उस समय के हिसाब से यह बहुत ज्यादा था। अब लियाकत को क्यों मारा गया? क्यों सैयद अकबर ने लियाकत को जान से मारा? क्या वह एक मोहरा था? इन सारे सवालों के जवाब सैयद अकबर के पास था, लेकिन उसे पकड़कर पूछताछ करने की जगह उसे गोली मारकर मार डाला पुलिस ने। लियाकत अली खान के मौत से पाकिस्तान में 2 बातें आज तक के लिए आम बात हो गई है। पहला, किसी भी प्रधानमंत्री का अपने टर्म को सफलतापूर्वक पूरा न कर पाना। दूसरा, बड़े से बड़े लीडर खास करके प्रधानमंत्री की हत्या या जेल। लियाकत अली खान की हत्या के पीछे कई सारे थ्योरीज को माना गया। पहला, सोवियत संघ द्वारा हत्या की साजिश। उन दिनों पाकिस्तान प्रो अमेरिकन था और वो सोवियत को मंजूर न था। दूसरा थ्योरी CIA से जुड़ा हुआ है। सन 1949 यूएस प्रेसिडेंट हैरी एस ट्रूमैन ने भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को यूएस से स्टेट विजिट के लिए आमंत्रण किया। इस बात से लियाकत काफी चिढ़ गए। लियाकत ने यूएसए को दरकिनार कर सोवियत की तरफ रुख किया। शायद इसी वजह से CIA ने लियाकत को मारने की योजना बनाई, ऐसा माना जाता है। तीसरी थ्योरी है लियाकत का मुहाजिर होना। वैसे आपको मुहाजिर का अर्थ समझाएं तो मुहाजिर वो होते हैं जो भारत से पाकिस्तान में आकर बसे हो। लियाकत अली खान भारत से पाकिस्तान आए थे और उनका सत्ता पर बने रहना कई लोगों को नागवारा था। लियाकत ने फेडरल सर्विस में मुहाजिरों के लिए 2% रिजर्वेशन भी रखा था। चौथी थियोरी था विपक्ष द्वारा हत्या की साजिश। लियाकत अली खान की मौत से पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पाकिस्तान का संविधान बन रहा था कि जिन्ना और लियाकत की मौत ने काम को बहुत पीछे कर दिया। एक तरफ पाकिस्तान का संविधान न बना, दूसरी तरफ भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हो चुका था। लियाकत की मौत से पाकिस्तान को मिले नुकसान का इस बात का आकलन कर सकते हैं कि पाकिस्तान का संविधान 1973 में लागू हुआ। कितने हास्य का विषय है, जिस पाकिस्तान के पीछे लियाकत ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया, आज उसी की मौत की वजह पाकिस्तान न ढूंढ सका। पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को न्याय न मिल सका। जब पाकिस्तान के रचयिता स्वार्थी, घटिया और जहरीली सोच रखने वाले लोग हो, तो भला पाकिस्तान कैसे अपने आप को विकसित देश बनाएगा? जिन्ना और लियाकत अपने इस्लाम की अच्छी वकालत कर पाकिस्तान तो बना लिया, परंतु इस्लाम को अच्छे से समझ ना पाए। इस्लाम मजहब के लोगों में एक बात हमेशा से आम रही है, और वो है रूढ़िवाद, कट्टरता, हिंसा और लालच। इस्लाम को मानने वाले लोग मजहब को लेकर इतने कट्टर होते हैं कि उन्हें सिर्फ मजहब ही सब कुछ लगता है, ना कि देश।
देश कभी मजहब या धर्म पर आधारित नहीं होता। एक समृद्ध देश में विभिन्नता, उत्तम विचारधारा एवं प्रगतिशील गतिविधि होती है, जो पाकिस्तान के पास न था और न रहेगा। तो दोस्तों, यह था द डार्क कर्स ऑफ इंडियन पार्टीशन का पहला भाग। मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।